हेलो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे फिटर थ्योरी का। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो हमने पढ़े थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, मतलब पहले चैप्टर वाली क्लास, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप वो देख सकते हो। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर मेजरमेंट एंड यूनिट्स। यानी कि इसमें जो हम माप की इकाइयाँ और जो मतलब प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष माप ये क्या होता है, और इसमें हैमर वगैरह और पंच वगैरह के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो है पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला भी हमारा माप क्या है तथा माप की इकाइयाँ लिखो। तो माप क्या होता है, सबसे पहले जो हम वो जान लेते हैं। किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। मतलब लंबाई मापनी, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को जो है ही इसको जो है माप कहते हैं। माप के ऊपर ही कारखानों का सारा उत्पादन निर्भर करता है, क्योंकि जो है हर चीज़ जो है माप के द्वारा ही जो बनाई जाती है और उत्पादन किया जाता है, क्योंकि माप के बिना जो है कुछ भी चीज़ जो बनाना जो है इम्पॉसिबल है। तो इसमें जो हम माप की इकाइयाँ पढ़ेंगे कौन सी भी हमारी इकाई होती है। जो है फेमस जो है माप की दो प्रमुख इकाइयाँ प्रचलित है जो फेमस है। उसमें जो हमारी पहली तो अभी ब्रिटिश प्रणाली यानी कि FPS। यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी भाई, लेकिन अब ये प्रचलित नहीं है हमारे देश में। इससे जो है फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं, ये आपको जो है याद करना है। फुट, पाउंड और सेकंड यानी कि FPS। आप FPS याद कर सकते हैं। F से होगा हमारा फुट, P से होगा हमारा पाउंड और C से होगा हमारा सेकंड। तो ये हमारी होगी ब्रिटिश प्रणाली FPS यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड। इसमें जो है लंबाई का माप जो है इंच, फुट और गज में, यानी कि इंच, फुट और गज में जो हम इसका यानी कि लंबाई का माप ले सकते हैं। भार का अगर लेना हमने तो उसका जो हम पाउंड में, भार को जो इसमें जो है पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो ये हो गया हमारा। इसका प्रचलन जो है सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। FPS प्रणाली के अनुसार लंबाई, ताप और कोण के माप। तो हम आगे देखेंगे। आगे हमारी होगी भाई मीट्रिक प्रणाली। ये होगी हमारी ब्रिटिश प्रणाली। और जो है ब्रिटिश प्रणाली में जो हमारे कुछ कोण वगैरह के माप है, तो हमारा पहला भाई एक समकोण जो होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर। और एक डिग्री होता है हमारा 60 मिनट। और मिनट का साइन जो है ये ऐसा होता है, ये बना हुआ। और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। और 60 सेकंड का जो है तो इससे जो है सेकंड को दर्शाया जाता है। अगर आपको जो कहीं भी ये वाला मार्क मिले तो उसका मतलब है ये भी सेकंड का जो है साइन है। तो ऐसा ही साइन जो हमारा इंच का भी होता है, लेकिन ये दोनों ही मतलब सेम ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड वाला कौन सा होगा और इंच वाला कौन सा है। इसका तो आपको पता चल जाएगा, ये हमारा होगा मिनट वाला। तो एक रेडियन का मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक रेडियन का मान होता है भाई 57.3 डिग्री। ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार जो है आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। और पाई रेडियन का मान होता है हमारा भाई 180 डिग्री। इसके बाद आ जाती है भाई हमारी मीट्रिक प्रणाली। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का जो है प्रचलन है। पहले था भाई ब्रिटिश प्रणाली का, लेकिन अब जो है मीट्रिक प्रणाली का यूज जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया है। भारत में BIS, ये चीज़ें जो आपको थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। BIS, ISI, इसमें जो है सभी की फुल फॉर्म जो मैंने पहले चैप्टर में बताई हुई है। BIS का मतलब होता है भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तथा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है भाई ISO का। ये जो है बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसे मैंने क्रॉस भी बनाया हुआ है। ये मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता, ये बुक में जो गलत लिखा हुआ है। इसका हमारा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी ISO की फुल फॉर्म ये होती है भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले S नहीं आएगा, पहले O आएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये होगा हमारा। ये चीज़ आपको जो है कहीं पर जो है नोट कर लेनी है। ये बुक में जो है रॉन्ग लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि इसके आधार पर भी इसे स्वीकृति दी गई है ISO और BIS के अनुसार भी। इसमें जो है भाई लंबाई
लंबाई तो होती है हमारी मीटरों में, और तोल यानी कि भार होता हमारा भाई ग्रामों में, और समय होता हमारा सेकंड में। वह ताप सेल्सियस में मापते हैं। इससे जो है सी जी एस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भी कहते हैं। पहले जो भाई हमारा इसे बोलते थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेकिन अब इसको बोलते हैं भाई MKS, यानी कि पहले CGS था, अब हो गया हमारा MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS मतलब M से हो गया भाई हमारा मीटर, K से हो गया हमारा किलोग्राम, और S से हो गया सेकंड। सेकंड जो आपको सभी में सेम मिलेगा, और जो बाहर का और लंबाई का ये चीज़ आपको जो है चेंज मिलेंगे, लेकिन सब में सेकंड S से सेकंड सेम मिलेगा। आपको जो है मीट्रिक प्रणाली कहीं पर भी CGS और इसमें जो कन्फ्यूज नहीं होना है। मीट्रिक प्रणाली में पूछिए और CGS और जो MKS दोनों मिल जाए आपको, तो आपको जो है MKS प्रणाली, इसको जो है ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जो आपको राइट करना है, क्योंकि अब जो है पहले CGS थी, अब जो इसका जो चेंज कर MKS रख दिया हुआ है, यानी कि ये हो गई हमारी मीट्रिक प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि MKS। एक बार देख लेते हम, यानी कि FPS पढ़ा था हमने ब्रिटिश प्रणाली, और जो हमने पढ़ा था भाई ब्रिटिश प्रणाली तो पढ़ा हुआ था हमने FPS अभी बताए थे, और मीट्रिक प्रणाली में पढ़ा था हमने CGS और MKS। तो ये हो गया हमारे ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश में यानी कि लंबाई का माप, लंबाई को जो हम F से लिखते हैं, और F से हो गया हमारा फुट, और बार जो हम P से लिखते हैं, P से मतलब पाउंड, और समय का जो हम S से डिनोट करते हैं, और S से मतलब सेकंड। ये हो गया हमारा ब्रिटिश प्रणाली का। नेक्स्ट हमारी मीट्रिक प्रणाली में जो हम लंबाई का मान जो है C से करते हैं, C से हो गया हमारा सेंटीमीटर, और बार जो है G से यानी कि G से ग्राम, और समय जो है सब में से मिलेगा सेकंड। और एक रह जाती है हमारी जो अभी मीट्रिक प्रणाली, यही इसका यूज जो है सभी जगह हो रहा है, ये हमारी भाई MKS। और अभी जो है मीट्रिक प्रणाली में आपको जो कहीं पर भी क्वेश्चन वगैरह पूछे तो आपको जो है MKS बतानी है भाई मीट्रिक प्रणाली, यानी कि M से हो गया भाई लंबाई में जो है डिनोट करते हैं हम, M से होगा भाई मीटर। जैसे बार के लिए K से जो डिनोट करते हैं, K से हो गया हमारा किलोग्राम, और समय इसमें भी आपको सेम मिलेगा S से सेकंड। M से होगा भाई हमारा मीटर। ये आपको जो है ब्रिटिश प्रणाली, आप CGS को मतलब आपको जो दो चीज़ें इसमें याद करनी है। पहली तो हो गई हमारी भाई ब्रिटिश प्रणाली होती है FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड, और जो है मीट्रिक प्रणाली में आपको MKS ज़्यादा रखना है ज़रूर भाई। चाहे CGS वगैरह तो आप ध्यान रखो, ये भी याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको MKS तो आपको याद रखनी पड़ेगी। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। तो अगले टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें जो समय का जो हम माप दिया हुआ भाई, समय यानी कि 60 सेकंड का तो हमारा 1 मिनट होता है, ये सबको पता होगा, और 60 मिनट बराबर है 1 घंटा, और 24 घंटे एक दिन रात, मतलब एक दिन का होता हमारा 24 घंटे का। और जो इसमें बताना अभी हमारा आगा ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली पढ़ी थी हमने, और उसमें जो माप होते हैं उनके बीच में जो संबंध आपको जो है बताया गया है इसमें, यानी कि 1 इंच हो गया हमारा ब्रिटिश प्रणाली। ये तो इधर मिलेगी हमको जो है ब्रिटिश प्रणाली, और ये मिलेगी हमको मीट्रिक प्रणाली में। तो 1 इंच में जो हमारा 1 इंच जो हो गया हमारा ब्रिटिश है, और ये इसमें हो जाएगा हमारा 25.4 मिलीमीटर, यानी कि 25 mm, या इसको बोल सकते हैं भाई 2.54 सेंटीमीटर, और 0.0254 मीटर। 1 इंच में जो है हमारे होते हुए 25.4 मिलीमीटर यानी कि mm, और या जो है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये पूछ लेते हैं भी कहीं पर 25.4 mm में कितने इंच होते हैं, तो 25 पॉइंट यानी कि 25 mm में जो है 1 इंच लगभग हमारा बनता है, और 2.54 सेंटीमीटर होता है भाई 1 इंच में। ये आपको जो है याद करना पड़ेगा। जैसे 1 फुट हो गया हमारा, 1 फुट में हमारा होता है भाई 30.48 सेंटीमीटर, या जो है 0.3048 मीटर, या जो है 12 इंच, या भाई हमारा होगा 304.8 mm। आपने जो है आपकी जो है
मतलब जो आपकी लंबाई होती है आपने ये जो आपको फुट वगैरह में जो है आपने नापा हो, ये ऐसा बोलते हैं भाई ये 5 फुट का है, ये 6 फुट का है, तो ये वही चीज़ है भाई। जैसे 1 फुट में होता है हमारा 12 इंच होते हैं, तो 1 फुट हो गया तो उसमें जो आपको 12 निशान मिलेंगे, तो वे होते हैं हमारे 12 निशान होते हैं, वो इंच के होते हैं। यानी कि एक एक करके जो है 12 इंच बन गए हमारे। 1 फुट में होते हैं हमारे 12 इंच। ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं ये पता है तो जिनको वो जो है याद हो जाएगा उनको याद कर लेना भाई। ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी है भाई, ये मतलब सभी को पता होनी चाहिए। ये जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काम आने वाली चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो ITI लेवल पर जो एग्ज़ाम वगैरह उन्हीं में काम आए, ये आपको जो हर जगह जो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे गज, अगर आपको ज़मीन वगैरह मापते हैं तो जैसे गज वगैरह में मापते हैं, 1 गज में जो है 0.914 मीटर होते हैं। चलो मैं इनमें जो आप थोड़ा बचल जाएंगे वैसे ही बता देता हूँ मैं। जैसे भाई 25.4 mm में होता हमारा 1 इंच, और 1 इंच और 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ये तीनों बराबर हो गए। और जैसे हमारा 1 फुट में होते हैं 12 इंच, 12 इंच बराबर है 1 फुट। और जो हमारा भाई 1 मीटर होता है, उसमें हमारे होते हैं भाई 1000 mm। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था 25.5 मिलीमीटर का मतलब भाई mm ही होता है। जब आप ये सोचो भी यहाँ पर तो मिलीमीटर लगाइए, mm क्या हो गया, तो mm मिलीमीटर हिंदी में तो मिलीमीटर बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है mm जो है लिखते हैं। यानी कि 1 मीटर में हमारा होता है भाई 1000 mm, ये हो गया। और 1000 mm और 2 पॉइंट, और इसमें होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में जो हमारे 100 सेंटीमीटर और 1000 mm होते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको जो ये याद करना है, यानी कि 1000 mm हो गया, 1000 mm को जो आपको इंच में देखना है, 1000 mm में कितने इंच बनेंगे, तो आपको 1000 को जो है 25, मतलब 1 mm में जो यानी कि 1 इंच में जो 25 mm होते हैं, ये मान लेते हैं हम, तो आपको 1000 को जो है 25 से भाग देना है, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई इसमें कितने इंच होते हैं। तो ये मतलब आपको होप करता हूँ भाई आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, 1 मीटर में जो हमारा होता है 39.37 इंच होते हैं, यानी कि 40 इंच के लगभग, और 1094 गज होते हैं। और 1 मीटर में जो हमारे जो 1000 mm और 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। ये जो है बहुत, आप जो वर्कशॉप वगैरह में जॉब वगैरह बनाओगे तो आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, तो आप जो अच्छे से माप और मार्किंग वगैरह नहीं कर सकोगे। इसलिए जो आपको ये चीज़ें जो आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो आप खुद से जो है मार्किंग वगैरह खुद से कर सकोगे। नहीं तो आप किसी दोस्त को आती है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा भी मेरी भी मार्किंग वगैरह कर दो, तो आपको और किसी के ऊपर जो निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए आपको ये चीज़ें सीख लेनी है। आपको जो है लगभग जॉब वगैरह में वगैरह में आपको मिल जाएगी, वगैरह में मार्किंग करनी पड़ेगी। जैसे आपको पीस मिल जाएगा भाई 10 का, 8 की मोटाई वगैरह, 10 की मोटाई, 50 का पीस, ये ऐसे मिल जाएगा। तो आपको जो में मिलेगा, और उसके हिसाब से आपको जो है मार्किंग वगैरह करनी पड़ेगी। आपको जो है साइज वगैरह दे दिया जाएगा जॉब का। स्टार्टिंग में तो आपको जो है कैलिपर वगैरह होते हैं, जैसे वुड लेग कैलिपर, सरफेस गेज, इनके द्वारा जो आपको मार्किंग करनी सिखाई जाएगी। और उसके बाद जो आपको ये चीज़ें सीख लेंगे तो उसके बाद जो आपको हाइट गेज मिलेगा, उससे जो है आप बहुत अच्छे प्रिसीजन में जो है मार्किंग कर सकोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाइट गेज वगैरह भी हमारा आएगा, और जो वुड लेग कैलिपर वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई हमारा, अब तक तो भाई हम पढ़ रहे थे भाई माप वगैरह, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, हमारी माप की प्रणालियाँ कौन सी है, ब्रिटिश और मीट्रिक। और उसमें जो हमारी ब्रिटिश में कौन कौन सी होती है, फुट पाउंड सेकंड। और मीट्रिक में जैसे हमारी MKS हो गई, मीटर किलोग्राम सेकंड। और उसमें भी जो हमने पढ़ी भाई, एक मतलब ब्रिटिश में जो कौन सी आती है भाई, फुट वगैरह, इंच वगैरह, और उनके संबंध पढ़े अभी हमने। ये मतलब मीट्रिक और इंच के बारे में पढ़े अब तक। 1 इंच में जैसे इंच हो गया हमारा ब्रिटिश, और 1 इंच में जैसे 25.4 mm होते हैं हमारे, तो ये हमारे हो गए मीट्रिक। तो इनके बारे में हम संबंध वगैरह भी पढ़े हमने। तो आगे हम पढ़ेंगे भाई, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली। उसके बाद पढ़ते हुए
माप जो है कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है प्रत्यक्ष माप। माप जो अलग से मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष माप और एक होता है अप्रत्यक्ष माप। लेकिन एक जो है माप और बनाया गया है उसे बोलते हैं हम तुलनात्मक माप। मतलब तुलना करने के ये वगैरह कुछ मतलब हमारे दो माप ही होते हैं। दो तरीके से ही जो हम माप ले सकते हैं स्टैंडर्ड जो। तो पहला हमारा भाई प्रत्यक्ष माप यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब डायरेक्ट किसी का इस विधि में किसी जॉब का जो माप जो हम सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर का भी हम आगे चैप्टर वगैरह में पढ़ेंगे और माइक्रोमीटर के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इनका जो चैप्टर आने वाला है इसकी मतलब माइक्रोमीटर की रीडिंग वगैरह कैसे लेती है ये भी चीज़ें मैं आपको जो है सिखाऊंगा। इस तो मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट होगा जैसे हम स्टील रूल से डायरेक्ट मतलब जॉब कोई वगैरह दी हुई है ये, जैसे ये फिगर दिखाया गया आपको। जैसे नीचे वाली ये जॉब दी हुई है इसकी जो हम इसकी जैसे लंबाई माप रहे हैं स्टील रूल से। ये जैसे हमारी हो गई 40 mm की हो गई हमारी जैसे ये जॉब। इसमें जो हम स्टील रूल से जो है डायरेक्ट आपको माप लेकर जो है दिखाया गया इस फिगर में, इसे आप जो है समझ सकते हो। तो इसमें जो हम डायरेक्ट स्टील रूल लगाकर जो हम माप ले रहे हैं तो ये हमारी हो गई डायरेक्ट मेजरमेंट यानी कि प्रत्यक्ष माप। आगे भाई हमारा अप्रत्यक्ष माप क्या होता है भाई। जैसे अप्रत्यक्ष माप जो इस विधि में सबसे पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है। ये भी हम पढ़ेगा भैया इनसाइड आउटसाइड कैलिपर क्या होता है। और जितना खुला हो उस माप को जब स्टील रूल पर माप लिया जाता है। मतलब पहले तो हम पढ़ रहे थे पहले पढ़ा था प्रत्यक्ष माप, उसमें जो हम सीधे स्टील रूल से ही माप ले रहे थे। और अप्रत्यक्ष माप में जो हम पहले जो है आउटसाइड कैलिपर मतलब कैलिपर वगैरह से माप लेंगे और उसके बाद जो हम जैसे फिगर देख लेते हैं उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ जैसे ये हमारा होगा जैसे आउटसाइड कैलिपर हमारा जैसे बाहरी माप को जो है ले रहा है, इसके आधार पर जो हम माप ले लेंगे। जैसे ये कोई जॉब है जहाँ पर जो है ये कैलिपर से उसका जो है माप ले रहे हैं हम। तो ये जो आपको मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे नहीं बता सकते भाई ये जो है जॉब जो है कितना साइज है इसका 10 mm है भाई 20 mm है या कितना है। तो इसके लिए जो हम भाई स्टील रूल पहले तो हम आउटसाइड कैलिपर से या इनसाइड कैलिपर से आउटसाइड मतलब बाहरी डाया मापने के लिए और इनसाइड जो है अंदरूनी डायमीटर के लिए यूज करते हैं। मतलब कि भाई पहले तो हम जो है अप्रत्यक्ष माप लेंगे यानी कि आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर के द्वारा। यानी कि आउटसाइड तो जैसे हो गया ये आउटसाइड कैलिपर है हमारा जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, जिसके द्वारा जो बाहरी डायमीटर है मतलब बाहरी व्यास को जो माप सकते हैं। और इनसाइड होता है अंदर का माप। इनसाइड की जो है ऐसे टांगे अंदर की तरफ यानी कि मुड़ी होती है और इसकी बाहर की तरफ मुड़ी होती है, इन दोनों में यही फर्क होता है। तो जैसे अब पहले तो अप्रत्यक्ष माप लेंगे और उसके बाद जो है प्रत्यक्ष माप लेंगे यानी कि स्टील रूल और वगैरह से नाप लेते हैं। तो स्टील रूल वगैरह से नाप लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रत्यक्ष माप। और अप्रत्यक्ष हो जाएगा हमारा जैसे आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर डिवाइडर वगैरह किसी भी चीज़ से जो है वैसे ही नाप लेते हैं। और उसके बाद जो स्टील रूल या दूसरी जगह से मापते हैं तो डायरेक्ट वो हमारा प्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष इसमें जो हम आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर से पहले जो है साइज माप रहे हैं तो ये हमारा प्रत्यक्ष माप होगा। नंबर 3 दिया हुआ भाई तुलनात्मक माप। ये मेन तो हमारे ये दो ही होते हैं प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप। ये तुलनात्मक माप क्या होता है भाई। इस विधि में है जॉब का माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। यानी कि कोई पहले ही जो है कोई जॉब बना लेते हैं अच्छी मतलब प्रिसीजन में फिनिशिंग वगैरह करके और सही अच्छा साइज बनाकर, और उसके द्वारा ही जो यानी कि एक जॉब रखी और उसके दोबारा उसके ऊपर रख कर ही हम जो है मार्किंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे आपने ये चीज़ें तो यानी कि जैसे ABCD वगैरह आप जो ने जो है वो आता था मास्टर मतलब जो वो आता था आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह पर नाम वगैरह आप लिखते थे जैसे ABCD में इसमें बना होता था। जैसे ABCD आपको अच्छी से उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ही पेन वगैरह से जो है फेर देते थे ऊपर। तो ऐसे ही होता है हमारा तुलनात्मक यानी कि मास्टर जॉब मतलब उसके ऊपर फेर के हम बनाते थे। तो वही चीज़ होता है भाई इसमें तुलनात्मक माप जो है कोई जॉब बना लेते हैं अच्छी और
मतलब अलग आपको ज़्यादा जॉब बनानी है, मतलब उसी साइज़ में, तो आपको जो बार बार मार्किंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए जो पहले ही एक जॉब बना लेते हैं और उसको जो उन जॉबों को ऊपर रख कर जो है मार्किंग कर लेते हैं। तो इससे होता है हमारी तुलनात्मक यानी कि मास्टर जॉब द्वारा और अधिक उत्पादन करना होता है कंपनियों में, तो इसी विधि का जो है यूज़ किया जाता है। और अब आ गया भाई हमारा किसी भी पार्ट या जॉब का माप, मतलब हम कितनी प्रकार से ले सकते हैं, ये पढ़ेगा भाई। अब हम पहला भाई हमारा लंबाई का माप, यानी कि लंबाई लीनियर मेजरमेंट, यानी कि रेखीय मापन मतलब एक रेखा में माप लेना आपको। पार्ट या जॉब के माप, पार्ट या जॉब के माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास आदि जो है दर्शाया गया है, मतलब मोटाई भी दी हुई है, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास वगैरह दिया हुआ है, तथा ये माप एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है भाई किसी कोण पर या एंगल वगैरह पर नहीं होनी चाहिए, तो मतलब एक सीधी में होना चाहिए, तो उन्हें ही जो लंबाई के माप कहते हैं। ये माप जो माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल आदि से मापे जाते हैं। मतलब रेखीय मापन, मतलब एक रेखा में ऐसे, मतलब एक सीध में एक रेखा में आपको जो मापना है, ऐसा नहीं कि ऐसी किसी एंगल वगैरह पर जो है नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेखा में मापा जाता है, मतलब एक सीध में, जैसे कोई भी एक सीध में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये चीज़ें जो एक सीध में होनी चाहिए, किसी एंगल वगैरह पर जो है कुछ ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। ये हो जाता है हमारा लंबाई के माप, यानी कि लीनियर मेजरमेंट, यानी कि रेखीय मापन। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लंबाई के माप मतलब लंबाई मापना, मतलब एक रेखा में एक सीध में होनी चाहिए, यही चीज़ दिया हुआ भाई। दूसरा भाई हमारा कोण का माप, यानी कि एंगुलर मेजरमेंट, यानी कोणीय मापन। पार्ट की दो सतह जब आपस में मिलती है तो कोण बनता है। कोण के माप को ही कोणीय माप कहते हैं भाई, सिंपल है। इससे जो है कॉम्बिनेशन बेवल, ये हमारा जो प्रोटेक्टर वगैरह के रूप जैसा होता है कुछ, यूनिवर्सल बेवल साधारण प्रोटेक्टर, जैसे हमारी डी होती है, जैसे आप वो जो है कोण वगैरह चेक करते हैं, वैसे हमारी जो डी उठती है उसी को जो प्रोटेक्टर बोला जाता है, आपको ये पता होगा। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनके द्वारा जो है कोण मापे जाते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल, कॉम्बिनेशन बेवल, ये जो हम आगे आने वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 दिया हुआ भाई रेडियल वाले माप, यानी कि रेडियल मेजरमेंट। रेडियल का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है त्रिज्या। उत्तल या अवतल सतह, जैसे उत्तल ऐसे जो कर उत्तल में कोई सतह है और अवतल में कोई सतह है, तो ऐसी सतहों को मापने के लिए जो हम रेडियस गेज व रिंग गेजों के द्वारा मापा जाता है। रिंग गेज और रेडियस गेज भी जो हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। रेडियस गेज जैसे ऐसे कोई आवरण वगैरह ऐसे उत्तल सतह बनी हुई है, वो उसका मापने के लिए जो हम रेडियस गेज का यूज़ करते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल, इसके द्वारा मतलब किसी भी जॉब की गोलाई मापी जाती है। मतलब गोलाई में है कोई जॉब तो इनके द्वारा मापी जाती है। नंबर 4 अभी हमारा सतह, समतल सतह के माप, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट, यानी कि फ्लैट है सरफेस तो उसको मापना हमको। पार्ट या जॉब की समतल सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं, यानी कि सिंपल हुई समतल सतह का माप जो है यानी कि फ्लैट सरफेस मापनी है, वही हमारा हो जाता है समतल सतह के माप। और समतल सतह मापने के लिए हम किन किन औजारों का यूज करते हैं, उसके लिए जो भाई स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्टिंग इंडिकेटर, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो हम समतल सतह जो है चेक करने के लिए करते हैं, इससे जॉब की समतलता मापी जाती है। ये चारों चीज़ें आपको जो है याद करनी है। जैसे कोण, पहला था हमारा लंबाई के माप लीनियर मेजरमेंट, दूसरा कोण का माप एंगुलर मेजरमेंट, तीसरा रेडियल वाले माप यानी कि त्रिज्या वाले माप, चौथा हमारा फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। आगे जो हमारा हम पढ़ेंगे भाई डिवाइडर के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइडर क्या होता है, किस चीज़ों से बनकर बनता है, ये चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। अब आप जो ज़्यादातर बच्चे जो है 10th के बाद जो है अपना ITI करने के लिए आए होंगे और आपको जो डिवाइडर वगैरह जो है आपको आपने जो है यूज ज़रूर किया होगा। डिवाइडर का यूज क्या होता है ये लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। धातु की सतह, वहाँ पर जो हम मतलब ड्राइंग वगैरह शीट वगैरह पर करते थे, जहाँ पर जो हम धातु की शीट मतलब सतह पर यानी कि जॉब वगैरह बनाने में इस डिवाइडर का यूज करेंगे।
धातु की सतह यानी कि जॉब जो हमें मिलेगी आपको आईटीआई में बनानी पड़ेगी। धातु की सतह पर मतलब वर्त खींचने आपको चाप लगानी है, इसके लिए जो है डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इससे धातु की सतह पर कोण भी बनाए जाते हैं, ये वही बात होगी। तथा कोण मतलब आपस में बांटे जाते हैं। डिवाइडर के द्वारा किसी भी रेखा को कई भागों में बांटा जाता है, ये भी आपको पता होगा। इसे किसी भी साइज में खोलने के लिए जो आपको स्टील रूल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कोई ग्रेजुएशन वगैरह जो है नहीं बनी होती, इसके लिए जो हमें स्टील रूल की जो है मदद लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम स्टील रूल के ऊपर रखकर जो इसका साइज़ पहले एडजस्ट कर लेंगे और उसके अनुसार जो है रेखा या कोण वगैरह बनाने आपको, तो उस हम ऐसे बना लेंगे। डिवाइडर हमने पढ़ दिया क्या होता है, और अब पढ़ेंगे किस चीज़ का बना होता है। डिवाइडर जो है माइल्ड स्टील इसको जो हम एमएस स्टील भी बोलते हैं। एमएस माइल्ड स्टील को जो है एमएस भी बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, ये आपको याद रखना है। इसकी दो टांगें होती हैं, ये भी पता आपको। इनके पॉइंट सीधे व तेज होते हैं तथा केस हार्ड होते हैं। ये एक चीज़ आपको जो है याद करनी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। माइल्ड स्टील को जो चीज़ बनी होती है उसके जो है उसको जो हम केस हार्ड करते हैं। एक होता है हमारा हाई कार्बन स्टील को जो हम हार्ड और टेम्पर करते हैं, उसको जो हाई HCl हो जाएगा हमारा हाई कार्बन स्टील, उसको जो हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। और माइल्ड स्टील को हम केस हार्ड करते हैं। हार्ड और टेम्पर यानी हाई कार्बन स्टील, उसमें मतलब कार्बन हाई है तो उसको कार्बन की मात्रा को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि वो कार्बन हाई है तो वो मतलब ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा झटके सहन नहीं कर सकता, टूट जाएगा। उसको जो मतलब भंगुरता इसकी जो हार्डनेस को थोड़ा कम करने के लिए और उसमें डक्टिलिटी मतलब थोड़ा बढ़ाने के लिए उसमें जो हम मतलब उसके हार्डनिंग के साथ साथ जो है टेम्परिंग की प्रक्रिया दोनों एक साथ की जाती है। और जो है इसका साइज जो है रिवेट या कील के केंद्र से तथा कि मतलब रिवेट या कील के केंद्र के वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाता है। यह आमतौर पर 150 mm और 6 इंच होता है। 150 mm में हमारे कितने इंच बनते हैं, तो हमारी इसमें जो 6 इंच हो जाएंगे, क्योंकि जो 25 mm में लगभग 1 इंच बनता है। तो 25 को आपको 6 से गुणा करोगे तो हमारा 150 हो जाएगा। तो मतलब ये इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, 6 इंच और 150 mm जो बराबर होता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका साइज जो हम कहाँ से ले, वहाँ पे लिखा होता है रिवेट के केंद्र, यानी कि जो रिवेट लगी होती है यहाँ पर, और जो हमारी ये वर्किंग पॉइंट बने होते हैं यहाँ पर, जहाँ से जहाँ तक जो है इसका साइज लिया जाता है। ये नहीं है कि ये पूरा का साइज नहीं होता भाई। जैसे ये मतलब ये इतना साइज नहीं होगा इसका साइज लिया जाता है बस जहाँ से जहाँ तक, यानी कि रिवेट यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ तक इसका साइज लिया जाता है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना, ये पूरी इसकी लंबाई है, ये इसका साइज पूरी लंबाई से नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो है वर्किंग पॉइंट से यानी कि यहाँ नीचे से और यहाँ पर जो है रिवेट लगी हुई है यहाँ तक इसका साइज होता है। आगे हमने जो है अप्रत्यक्ष माप और मतलब हम पढ़ रहे थे, तो आपको वहाँ पर पढ़ा था आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर के बारे में। अब हम जानेंगे कैसे बने होते हैं। जैसे ये हमारा भाई आउटसाइड कैलिपर, जैसे इसके बीच में जो हम जॉब वगैरह रख देते हैं, तो ये जो कौन सा माप रहा है, ये माप रहा है हमारा बाहरी माप। ये भी हमारा आउटसाइड कैलिपर का जो फिगर बना हुआ है दोनों, और नीचे हमारा जो है इन साइड कैलिपर का फिगर है। इसमें जो है जैसे इसकी बाहर की तरफ टांगे मुड़ी हुई हैं, तो मतलब किसी जॉब वगैरह में जो हम यानी कि जो कोई पाइप वगैरह में उसमें जो हम नापना है, तो उसके अंदर करके इसको जब खोल देंगे तो ये अंदर का मापेगा, तो इसको बोलते हैं हम इनसाइड कैलिपर। और बाहरी मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं। मतलब आपको ये फिगर से याद करना है। जैसे ये जो है अंदर का मापेगा और ये जो है बाहर का माप रहा है, तो आपको पता चल गया इन साइड आउटसाइड कैलिपर जो है कैसे दिखते हैं। अब हम इन साइड कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसका क्या यूज होता है। इन साइड कैलिपर का प्रयोग जो जॉब के अंदर के साइज मतलब आउटसाइड का तो हम बाहरी साइज को मापने के लिए करते हैं, और इन साइड का मतलब
इनसाइड कैलिपर का यूज हम अंदर के साइज़ को मापने के लिए करते हैं। जैसे अंदरूनी स्लॉट, ग्रूव वगैरह बने होते हैं, चौड़ाई, ग्रूव की चौड़ाई, सुराख का अंदरूनी व्यास, ये चीज़ें मापने के लिए करते हैं। यह भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था इनके बारे में। पहले तो हम जो है वैसे ही इनका साइज़ लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है माइक्रोमीटर या मतलब स्टील रूल के पास जो है इनका जो है माप जो है चेक करने के लिए मतलब स्टील रूल वगैरह से इनका माप जो है चेक किया जाता है। तो ये हमारा हो गया अप्रत्यक्ष मापी औजार। यानी कि जिस टूल को जो है डायरेक्ट मतलब चेक नहीं कर रहा, उसकी दूसरी टूल की मतलब दूसरे टूल को मदद लेनी पड़ती है, तो वो हमारा हो जाता है अप्रत्यक्ष मापी औजार। जैसे डायरेक्ट जो हम आपका जो ले लेता है, जैसे स्टील रूल से आप डायरेक्ट माप चेक कर सकते हो, माइक्रोमीटर वगैरह से और वर्नियर कैलिपर वगैरह से, ये हमारे आते हैं भाई सभी डायरेक्ट मेजरमेंट में, यानी कि प्रत्यक्ष मापी औजार है वे, और ये हमारे अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं। इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में तो भाई 1/64 इंच में जो है माप लिया जाता है, और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm की शुद्धता में माप लिए जाते हैं। 1/2 mm मतलब भाई 0.5 mm, मतलब इसका जो है ये लिस्ट काउंट होता है, मतलब इतनी शुद्धता में ये जो है माप ले सकता है, मतलब इतनी शुद्धता में जो है माप इसका जो है लिया जा सकता है इसके द्वारा। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे भाई आउटसाइड कैलिपर के बारे में, मैंने पहले बता दिया था। इसका यूज जो हम बाहरी माप के लिए करते हैं, और ये जो हम माइल्ड स्टील के बना होता है दोनों, और उसके जो पॉइंट बने होते हैं जहाँ से हम वर्त वगैरह लगाते हैं जैसे, ताकि वो घिसे ना, क्योंकि हम मेटल के ऊपर जो है वो जैसे वर्त वगैरह जो चाप वगैरह बनाएंगे, ताकि वैसे जो हमारा माइल्ड स्टील होगा तो उसके जो वर्किंग पॉइंट जो है आगे से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए जो उनको केस हार्ड किया जाता है, जिससे वो मतलब ज़्यादा उनके द्वारा जो मतलब बहुत कम घिसेंगे, क्योंकि केस हार्ड की होते हैं उनके वर्किंग पॉइंट, जिससे जो उनकी शुद्धता जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है बनी रहेंगी, और लंबे समय तक बने रहे तो उनके द्वारा हम काम भी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। इनकी दोनों टांगें अर्धगोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी होती है। आउटसाइड की तो जो याद रखनी है आपको, फिगर याद रखना आपके दिमाग में, जैसे बताया था मैंने। आउटसाइड कैलिपर की तो जो है अंदर की तरफ जो है वे मुड़ी होती है, और इन साइड की जो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ये जो इसकी वर्किंग पॉइंट होते हैं यानी कि टांग होती है। और इसका साइज़ वगैरह ये सभी चीज़ें सेम है, और जो है 150, 200 और 300 mm के साइज़ों में उपलब्ध होते हैं। हमने जो अभी डिवाइडर के बारे में पढ़ा, डिवाइडर का यूज मतलब किस मेटल का बना होता है और उनका क्या यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे अभी जेनिक कैलिपर का बारे में। जेनिक कैलिपर का जो है आपको, इसका जो पहले तो आपको जो है इसके 3 नाम होते हैं, ये आपको जो है याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जेनिक कैलिपर क्या जो है, ये मार्किंग टूल है, इसके द्वारा जो आप जॉब वगैरह के ऊपर जो है मार्किंग करने के लिए आपको जो है ये काम आएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, जेनिक कैलिपर जो एक मार्किंग टूल है। आप IIT में आप मतलब गए होगे तो आपके सर वगैरह ने आपको दिखाया होगा, और आपने इसके द्वारा जो मार्किंग वगैरह भी की होगी। और मार्किंग मतलब एक तो हो गया हमारा जेनिक कैलिपर, और दूसरा नाम होता है इसका हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये थोड़ा नाम आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा पटांग सा है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर एक होता है हमारा ओड लेग कैलिपर। ओड लेग कैलिपर तो आपको जो है अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि इसकी एक टांग जो मुड़ी होती है, यानी कि ओड लेग कैलिपर, यानी कि लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं इसको। मतलब ओड लेग कैलिपर से तो आप समझ जाएंगे। एक आपको जो है जेनिक कैलिपर भी आपको याद रह जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, क्योंकि ऑप्शन वगैरह में इनमें क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम जो है पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन वगैरह भी दे देंगे। तो आपको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, जेनिक कैलिपर, इसके 3 नाम होते हैं। और इसका यूज जो हम मार्किंग में करते हैं, जैसे इसके द्वारा जॉब की सतह पर समांतर लाइनें खींची जाती हैं। जैसे ये हमारी कोई जॉब हो गई, और इसका टांग जो है एक मुड़ी होती है, वो वहाँ पर जॉब के यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको खोल कर यहाँ पर जो इसके द्वारा जो है लाइन वगैरह खींच लेते हैं। पहले जैसे टील रूल से जो है इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है लाइनें वगैरह जो मार्किंग कर लेंगे हम। इसके द्वारा जो है गोल छड़ का सेंटर भी निकाल सकते हैं भाई, मतलब आगे मैं फिगर दिखाऊंगा हम कैसे निकाल सकते हैं इसके द्वारा गोल छड़ का सेंटर। ये भी जो हमारा जो माइल्ड स्टील का बना होता है। मतलब आपको एक चीज़ जो है याद करनी पड़ेगी भाई, जैसे जिन का यूज जो हम हाथ के द्वारा करते हैं और कम मतलब
ज़्यादा मतलब लोड के लिए नहीं करते किसी वगैरह के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो आपको माइल्ड स्टील की बनी हुई मिलेंगी। लेकिन आपको जो ज़्यादा धातु वगैरह काटनी है और कुछ, तो ये चीज़ आपको जो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की मिलेगी। ये चीज़ आपको जो आपके दिमाग में याद रखनी है। जैसे हमारे आगे फाइल मिलेंगी, उनके द्वारा जो हम धातु काटते हैं, मतलब कम स्पीड में धातु काटते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हाई कार्बन स्टील की मिलेंगी। जो यानी कि हम हाथ के द्वारा ये काम करते हैं तो कम स्पीड में होगा, तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो हाथ के द्वारा जो है यूज़ करते हैं जो हम टूल, वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। लेकिन जो टूल मशीन वगैरह पर यूज़ किया जाएगा, जिन टूलों का, वे बने होते हैं हमारे हाई स्पीड स्टील के। हाई स्पीड का हमारा हो जाएगा भाई HCS, हाई स्पीड। H से हाई, S से स्पीड, C से स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील हो जाएगा हमारा। और हाई HCS को बोलते हैं हम हाई कार्बन स्टील। ये चीज़ भी आपको जो इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद करनी है, हाई कार्बन स्टील HCS, हाई स्पीड स्टील HSS। मतलब इसके लिए भी माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका यूज़ जो हम हल्के हाथ से ही करते हैं, तो इसको जो है ज़्यादा वो हाई कार्बन स्टील वगैरह या हाई स्पीड स्टील बनाने के द्वारा जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम ज़्यादा फोर्स वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि तो हमारा वैसे कम फोर्स से भी काम चल रहा है, इसलिए जो इनको जो माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। जैसे ये हमारा अभी ओड लेग कैलिपर का फिगर है, ये आपको जो डिवाइडर के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये इसकी एक टांग जो है मुड़ी हुई होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस मुड़ी टांग को जो हम धातु की एक साइड में लगा देते हैं, और इसका यूज जो है दूसरी टांग का यूज जो हम मार्किंग के लिए करते हैं, और इसका यूज जो हम मतलब जो हमारी जॉब के साथ सहारा देने के लिए करते हैं। ये आपको जो को ध्यान रखना है। ये हमारा होता है अभी ओड लेग कैलिपर का फिगर है। अगर आप ITA में जा रहे हो तो आपको सर से बोलना है आपको जो ओड लेग कैलिपर वगैरह आपको दिखाए, तो जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेगा भाई पंच के बारे में। जैसे हमने भाई मार्किंग वगैरह भी कर ली ओड लेग कैलिपर से, तो उन मतलब जो लाइनें बनी है उन लाइनों को आपको पक्का करना है, तो उसके लिए जो आपको पंच का यूज़ पड़ेगा। उसके लिए जो आपको पंच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जो है धातु ले ली और इसके ऊपर जो है आपको फिनिशिंग वगैरह कर ली, और उसके बाद जो आपको मार्किंग वगैरह कर ली, जैसे डिवाइडर वगैरह से ओड लेग कैलिपर के द्वारा, यानी अभी स्टार्टिंग में तो आपको ओड लेग कैलिपर से ही जो है मार्किंग करनी सिखाई जाएगी। उसके बाद जो आपको वर्नियर हाइट के के द्वारा भी मार्किंग करोगे आप, मतलब किसी भी चीज़ से आपको जो है मार्किंग की हुई है, तो मतलब उन लाइनों को पक्का करना है आपको, यानी कि एक्स्ट्रा लाइनों को आपको छोड़ देना है जो आपको ज़रूरत की। ऐसे नहीं भाई सभी लाइनें जो आपके काम की होगी, लेकिन जो आपके जो है काम की लाइनें हो आपको उन्हीं को पक्का करना है। जैसे धातु या जॉब की सतह पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता है उनको आपको पक्का करना है। पंच जो हमारे जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जैसे जहाँ पर जो है पंच का यूज जो हम इसके ऊपर जो हैमर वगैरह से ज़्यादा फोर्स में चोट लगाएंगे, इसलिए इसको जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जैसे हमारे डिवाइडर वगैरह पड़े थे उन पे जो हम ज़्यादा फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे थे, हाथ के थोड़े बहुत दबाव से ही इनका यूज हो रहा था, इसलिए उनको जो हम मतलब MS स्टील यानी कि माइल्ड स्टील से बने हुए थे वो। लेकिन यहाँ पर जो है फोर्स वगैरह हैमर वगैरह का यूज होगा, इसलिए इनको जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। मेटेरियल वगैरह में यानी कि हाई कार्बन स्टील है तो हमारा हार्ड व टेम्पर जरूर हो गया भाई हाई कार्बन स्टील। इन्हें हाई कार्बन स्टील के 10 या 12 mm व्यास के सरिये से बनाया जाता है, जो 10 या 12 mm के साइज होता है इनका, और इनकी लंबाई वही 100 mm मतलब 100 मिलीमीटर तक होती है। तो हमारे पंच जो है कई प्रकार के होते हैं। मेन जो हमको याद करनी है वो हमारे तीन आपको ये चीज़ें जो है पंच जो आपको याद जरूर करने हैं, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये तीनों। और अगर आपको सभी के सभी आपको अच्छे से याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीन तो भाई सभी को पता होने चाहिए इनके बारे में, और ये बहुत सिंपल भी है। तो मैं एक एक करके सभी को पढ़ेंगे हम। जैसे पहला होता है हमारा डॉट पंच। मार्किंग करने के बाद जो हम लाइनों को पक्का जो हम डॉट पंच के द्वारा ही करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये पढ़ लिया हमको। इसकी बॉडी पर नर्लिंग वगैरह की होती है, जैसे ये यहाँ पर की हुई है ताकि हाथ वगैरह नहीं फिसले। और
इसके आगे का पॉइंट आपको जो है ये चीज़ आपको जो याद करनी है, इसका जो पॉइंट जो है ये जहाँ पर ये है, ये होता है हमारा 60 डिग्री पर बना होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा भाई डॉट पंच का एंगल जो है कितना होता है, तो ये होता है हमारा 60 डिग्री। ये आपको जो याद करना है और स्टार बनाकर जो आपको नोट वगैरह नोट कर लेना अगर आप साथ के साथ जो है नोट बनाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा सेंटर पंच। सेंटर पंच सेंटर का आ गया तो हमारा इसका पॉइंट एंगल जो है 90 डिग्री होता है भाई। इसका प्रयोग जो है मतलब डॉट पंच का तो हम जो है मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। और पहले ही में दो चीज़ आपको याद करनी है, एक तो उसका भी यूज और एक उसका पॉइंट एंगल। तो हमारा सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री, और इसका यूज जो हम मतलब सेंटर को मतलब जहाँ पर आपको ड्रिल वगैरह करना है तो सेंटर में ज़्यादा गहरा ड्रिल मतलब डॉट बनाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। मतलब आप वहाँ पर सेंटर पंच से आप वो मतलब पंच कर दोगे तो वहाँ पर जो ड्रिल की बीट जो है आसानी से वहाँ पर रख कर आपको ड्रिल कर सकोगे, ताकि वह फिसले वगैरह नहीं। तो इसका यूज हम सेंटर पंच के लिए करते हैं। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको याद करना है। याद करना नहीं भाई, याद रखना है। नंबर 3 है भाई प्रीक पंच। ये तीनों भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके यूज और इनका पॉइंट एंगल आपको जो है अच्छे से याद करना है, और बहुत आसान भी है। प्रीक पंच क्या होता है भाई, यह पंच भी डॉट पंच की आकृति का होता है लेकिन उससे थोड़ा बहुत छोटा होता है, और इसका पॉइंट एंगल जो है 30 डिग्री होता है। जैसे डॉट पंच का हमने पढ़ा था 60 डिग्री होता है, लेकिन जो हमारा प्रीक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री। एक चीज़ तो ये होगी हमारी वही। दूसरी है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग पतली शीट यानी कि कोई पतली शीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। कोई पतली शीट है तो उसके ऊपर जो है मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट एंगल होगा तो वो पतली शीट के जो मतलब आर पार भी निकल सकता है। इसलिए वहाँ पर जो है प्रिक पंच का यूज़ किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। ये तीनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको मतलब ये इनके बारे में सभी को पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज ही जो है ज़्यादा मात्रा में इन्हीं का यूज होता है। आगे हम पढ़ेगा भी चौथा ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच क्या होता है भाई, इस पंच के द्वारा जो पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए जो इन और जो से हमने पढ़े डॉट पंच, परिक पंच और सेंटर पंच, उनके जो पर हथौड़े से जो हम मतलब हथौड़े का यूज कर रहे थे वहाँ पर चोट वगैरह लगाने के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक पंच में जो है में हथौड़ा यानी कि हैमर, हथौड़े को ही हम जो इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। ये मतलब इसके बारे में आप किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस ऑटोमेटिक पंच में जो हम हैमर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी होती है। इसके ऊपरी हेड पर इसका पॉइंट दबता है और जो की सतह पर निशान लग जाता है, यानी कि जैसे हमारा पेन वगैरह होते हैं ना, जैसे उनके ऊपर खटका हाथ ऊपर बना होता है और आगे जो हमारी वो लिखने वाली जो है नीब वगैरह निकल जाती है, ये उसी टाइप का होता है कुछ। नंबर 5 है भाई हमारा बैल पंच। तो बैल पंच, बैल मतलब क्या होता है भाई, बैल जैसे हमारी ये मंदिर वगैरह में जो है वो घंटी वगैरह होती है उसी को हम बैल बोलते हैं। तो यहाँ पर है इसी का नाम पर इसका बैल पंच नाम पड़ा है। तो इस पंच की बाहरी आकृति घंटी यानी कि बैल की तरह कोनिकल व टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है, मतलब उसकी आकृति होती है, इसको अंदर जो पंच बना देते हैं, जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोलाकार रोड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि जो राउंड वगैरह में बनी होती है इसके बीच में जो है हम जो है पंच लगा देते हैं। इसलिए इसका जो हम इससे जो है मतलब गोलाकार रोड का जो है केंद्र बिंदु जो है आसानी से निकाला जा सकता है। इसका एक तो ये फायदा होगा अभी, मतलब गोल रोड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए, जैसे वहाँ पर कोई गोल रोड है उसके ऊपर ही इसको रख देते हैं, क्योंकि इसका सेंटर में ही मतलब इसके पंच बना होता है। तो उस मतलब सेंटर में पंच बना होता है, तो इससे जो है आसानी से वहाँ पर निशान बन जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भाई सॉलिड पंच के बारे में। सॉलिड पंच मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा, मतलब ये पंच जो है सॉलिड है। इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड होता है, और मतलब इसका यूज जो है इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए किया जाता है। मतलब मेन चीज़ जो है भाई, मतलब किसी जॉब वगैरह में आर पार सुराख करना है तो इसके लिए जो हम सॉलिड पंच का यूज करते हैं, आर पार सुराख करने के लिए और जो है गर्म जॉब वगैरह में सुराख करने के लिए।
नेक्स्ट अभी हमारा सातवां दिया हुआ है हमारा होलो पंच। होलो मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, होलो है मतलब खोखला। इस पंच के मतलब खोखला पंच। इस पंच का पॉइंट एंगल अंदर से खोखला होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा। इसका प्रयोग पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। मतलब वाशर वगैरह काटनी है और सुराख वगैरह करने के लिए, जैसे हम हमारे जूते वगैरह में जो फीते बने होते हैं, फीते बनाने के लिए वहाँ पर जो सुराख किए हुए होते हैं, उन वो जो है होलो पंच का ही उनमें जो है यूज किया हुआ होता है। नेक्स्ट अभी हमारा पिन पंच। पिन पंच का मतलब इसका पॉइंट आगे से सिलेंड्रिकल है या थोड़ा सा टेपर होता है। इसका पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि इसका पॉइंट जो है ज़्यादा लंबा बना होता है। इसका प्रयोग भी पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है तथा डावल पिन व टेपर पिन मतलब उन टेपर पिन वगैरह को बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज जो किया जाता है। जब 12 mm व्यास तक मिलते हैं। एक दो हमने पढ़ा था अभी पतली सीटों में सुराख करने के लिए, कौन सा था भाई वो था भाई हमारा परिक पंच। उसमें उसका जो पतली सीटों में जो है सुराख नहीं, वो मार्किंग करने के लिए किया गया था उसका। लेकिन यहाँ पर जो पतली सीटों में सुराख करना है तो उसके लिए जो है पिन पंच का यूज होता है, और वहाँ पर जो है पतली सीटों पर मार्किंग करनी थी तो उसके लिए जो हम परिक पंच का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सुराख करने का पूछा जाए तो पिन पंच, और मतलब पतली सीटों पर सुराख करना है तो उसके लिए पिन पंच, और पतली सीटों पर जो है मार्किंग वगैरह करनी है तो उसके लिए परिक पंच का यूज करते हैं। जैसे ये हमारा बेल पंच वगैरह बना हुआ है, जैसे फिगर वगैरह दिए हुए हैं। जैसे ये हमारा पिन पंच वगैरह बना हुआ है, जैसे हमारा ऑटोमेटिक पंच बना हुआ है, सॉरी। जैसे ये हमारा बना हुआ है डबल एंडेड पंच हमारा नेक्स्ट। और ये जैसे हमारा डबल एंडेड पंच, यानी कि ये इसके जो है दो मतलब एंड है, मतलब दो पंच एक साथ बने हुए हैं। इस पंच के दो पॉइंट होते हैं, एक बार पढ़ देते हैं हम इसके बारे में। जो 3 से 5 mm तक की दूरी पर होते हैं, मतलब इनकी दूरी 3 से 5 mm होती है। इससे पंचिंग करने में सुविधा रहती है, क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर रहती है, क्योंकि जो एक सीध में बने होते हैं तो इसके जो इसलिए इनकी जो आपस में दूरी है वो बराबर रहती है। तो अब हमने जो है हम जो पंच वगैरह होते हैं सभी पढ़ लिए हैं। 9 प्रकार के पंच पढ़े हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 3 है। वो मैंने आपको पहले बता दिया था। मतलब कोई ये मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सभी आसान है। लेकिन 3 ये जो बताया मैंने वो उनके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं का यूज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हीं का होता है ये जो। और हमने उनसे अलग पढ़े हैं जो डॉट पंच, वे जो है वे स्पेशल पंच है। लेकिन जो हमने भी 3 पढ़े हुए हमारे स्टैंडर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर यूज उन्हीं का होता है। नेक्स्ट हम पढ़े हुए हैमर के बारे में, क्योंकि डॉट पंच के ऊपर जो हम चोट वगैरह लगाने के लिए जो किसका यूज़ कर रहे थे, हैमर का। तो हमारे हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर को हथौड़ा बोलते हैं। तो मतलब किस चीज़ का बना होते हैं और कौन कौन से हमारे हैमर जो है यूज होते हैं हमारे वर्कशॉप वगैरह में, और कौन से मतलब उनका जो है यूज क्या है, ये सभी जो हम हैमर के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये हमारा हैमर क्या है। हैमर का यूज जो हम हथौड़ा, हैमर या हथौड़ा, इसका यूज हम चोट लगाने के लिए करते हैं। इसका जो चिपिंग वगैरह, बेंडिंग वगैरह, फोर्जिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो पदार्थ जो है हैमर जो आपको याद करना भाई, हैमर जो हमारा बना होता है वो मतलब हमारा कास्ट स्टील का। ये आपको जो नोट कर लेना है, यही क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो हैमर किस धातु के बने होते हैं, कास्ट स्टील। आपको यही ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। और फोर्ज कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। तो हमारा जो मैन है वो हमारा होता है भाई हैमर जो है कास्ट स्टील के जो है बने होते हैं। लेकिन शीट मेटल में कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए जो दूसरी धातु के लिए बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, लेड इत्यादि धातु के भी बनाए जाते हैं स्पेशल कार्य के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई हैमर किस धातु के बने होते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर जो है हैमर जो कास्ट स्टील का जो है आपको जो है ऑप्शन में लगाना है, क्योंकि यही आपका राइट माना जाएगा। और जो स्पेशल वो जो पढ़े हमने रबड़ वगैरह, ये जो है स्पेशल के लिए होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है कास्ट स्टील के बने होते हैं भाई। पहले भी हम पढ़ेंगे हैंड हैमर। हैमर जो हमारे जो यूज होते हैं हमारे जनरली वर्कशॉप में फिटर के लिए, वो हमारे 4 प्रकार के हैमर जो है यूज होते हैं। हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर और पावर हैमर।
पहले हम हैंड हैमर के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यानी हैंड हैमर यानी कि इनका जो हम हाथ के द्वारा करते हैं। ये हमारे जो है मशीन शॉप तथा फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं, जब भी मतलब कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। इनके फेस व पेन हार्ड व टेम्पर होते हैं। मतलब इसका फेस यानी कि जहाँ पर आपको से चोट वगैरह लगाते हैं तो वो जो हार्ड व टेम्पर होते हैं, ताकि और बीच का भाग जो नरम रखा जाता है, ताकि वो जो है जो से हम चोट वगैरह लगाते हैं तो वो जो है उसके फोर्स को जो है सहन कर सके, इसलिए इसको जो नरम रखा जाता है। और जो इसका बीच का भाग होता है उसे जो हम पोस्ट कहते हैं, ये आपको याद करना है। पोस्ट वाला भाग जो अंडाकार और खोखला होता है उसमें उसे जो है आई होल कहते हैं। पोस्ट में जो, ताकि वहाँ पर जो हम उसमें जो हैंडल वगैरह लगाने के लिए जो आई होल जो है छोड़ते हैं, होल वगैरह, उसको जो हम आई होल बोलते हैं, उसमें जो हैंडल वगैरह लगा देते हैं। होल को अंडाकार इसलिए बनाया जाता है ताकि हैंडल फिट करते समय पच्चड़ यानी कि जो हम उसमें वेज वगैरह लगाते हैं ताकि हैंडल वगैरह नहीं निकले, उससे जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वेज और हिंदी में पच्चड़। इससे हैंडल निकलने का डर नहीं रहता। मतलब हैंड हैमर वजन में मिलते हैं, यानी कि 125 किलोग्राम, 125 मतलब ग्राम से लेकर 1.50 यानी कि 1.50 किलोग्राम भार के होते हैं। यानी कि 1 किलो 50 किलोग्राम यानी कि 1 किलो 500 ग्राम की जो हमारे इतनी रेंज में जो हमारे हैंड हैमर बने होते हैं। ये 125 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक हमारे जो है हैंड हैमर होते हैं, हैंड हैमर बने होते हैं। मतलब इतनी रेंज में जो हैमर बने हुए हैं तो उनके जो हम हैंड हैमर बोलते हैं। इनके पेन के अनुसार हैंड हैमर, मतलब हैंड हैमर के बारे में पढ़े है। अब हम हैंड हैमर के जो है मतलब कितने प्रकार के बने होते हैं हमारे हैंड हैमर, तो उनके बारे में पढ़ेंगे भाई हम। मतलब इनके जो हैंड हैमर होता है भाई, उनके हैंडल वगैरह भी बना होता है। तो हैंडल की लंबाई जो हम 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पहले हम पढ़ेगा भाई हैंड हैमर में हमारा पहला आता है भाई बॉल पेन हैमर, यानी कि एक बार फिगर दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये बॉल पेन हैमर का जो है फिगर बना हुआ है, जैसे इसके ऊपर जो बॉल सी बनी हुई है तो ये हमारी हो गई बॉल पेन हैमर का फिगर जो हमारा बना हुआ है। और जो यहाँ पर ये जो होता है ये हमारा होता है पोस्ट, ये जो है नरम रखा जाता है। और ये हमारा होता है भी फेस। तो हम वापस से आ जाते हैं। मतलब इसका फेस जो है फ्लैट होता है और पेन जो ऊपर जो है वो बॉल के आकार में बनी होती है वो गोल होती है। इसका प्रयोग बॉल पेन हैमर का आपको जो फिगर ध्यान रखना है, और इस मतलब इसका और यूज ध्यान आपको रखना है। मतलब इस किस लिए जो है इसका यूज होता है। इसका यूज जो है रिवेट वगैरह लगानी है, चिपिंग और बेंडिंग इत्यादि कामों में इसका यूज किया जाए। मेन जो है इसका यूज जो रिवेटिंग में जो है रिवेटिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेगा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर इसका मतलब इसका फेस भी जो फ्लैट होता है तथा पेन हैंडल में क्रॉस में बनी होती है। एक बार हम फिगर देख लेते हैं। इस क्रॉस पिन हैमर इसको क्यों बोला गया है। जैसे ये हमारा भी क्रॉस पिन हैमर का फिगर दिखाया गया है। जैसे ये हमारा हैंडल लगा हुआ है और इसके जो ये क्रॉस में, जैसे ये इसका जो पिन आपको दिख रही होगी ये क्रॉस में बनी हुई है, तो इसलिए जो हम इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। यानी कि हैंडल के जो क्रॉस में इसका जो है पिन बनी हुई होती है यानी कि। और जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ये वाला भाग होता है इसको हम पिन बोलते हैं, और ये होता हमारा फेस और ये होता हमारा पोस्ट। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था। और एक बार हम स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर का मतलब इसका जो है हैंडल की सीध में ही इसकी जो है इसकी ये पिन बनी होती है, तो इसलिए जो स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं हम इसको। और क्रॉस पिन हैमर में ये जो पिन इसकी क्रॉस में बनी हुई थी, तो क्रॉस में बनती है तो इसलिए उसको जो है क्रॉस पिन हैमर जो है बोला गया है। और मतलब सीध में बनी हुई है हमारी पिन तो उसको हम स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। तो हमारे क्रॉस पिन हैमर में जो है क्रॉस में बनी होती है, तो इसका यूज़ पढ़ लेते हैं हम। इसका प्रयोग जो है जॉब में जो नालियाँ वगैरह मतलब खाँचे वगैरह बनाने हैं, मतलब चैनल वगैरह, जॉब के अंदरूनी कोने कॉर्नर बनाने के लिए, यानी कि अंदर के जो कॉर्नर वगैरह बनाने हैं तो इसके लिए जो हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और मतलब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम भार तक बने होते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। क्रॉस पिन हैमर का जो है यूज मतलब सीट के किनारों को मोड़ने के लिए
और धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए जो हम क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको जो ये आप बुक वगैरह में भी ये चीज़ आपको नोट कर सकते हो, या नोट से अगर आप जो है साथ के साथ बनाते चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्रॉस में बना हुआ है तो मतलब किनारे वगैरह को मोड़ने हैं आपको, तो उसके लिए, और एक धातु को एक दिशा में फैलाना है आपको, तो उसके लिए जो हम क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वही हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। मतलब स्ट्रेट पिन हैमर है तो इसकी मतलब पिन जो है मतलब हैंडल के एक मतलब सीध में ही बनी हुई है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और इसका यूज भी हम जो हम वैसे ही क्रॉस पिन हैमर का जो यूज़ था वैसे ही इसका भी यूज मतलब सेम ही होता है। कॉर्नर मतलब कॉर्नर वगैरह में भी चोट लगाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेगा भाई स्लेज हैमर। अब तक हमने जो है हैंड हैमर के जो है हैंड हैमर में कौन से हैमर आते हैं वो पढ़े। अब हम स्लेज हैमर के बारे में पढ़ेंगे। स्लेज हैमर को जो हम हमारे देसी भाषा में बोलते हैं वो घण। घण नाम बोल आपको जो सुना होगा मतलब स्लेज हैमर आपको नहीं सुना होगा। मतलब जो हमारे घण को ही हम स्लेज हैमर बोलते हैं, असली नाम उसका जो हम स्लेज हैमर होता है। स्लेज हैमर क्या होता है भाई, इसके दोनों फेस फ्लैट होते हैं। पहले तो भाई किसी में स्ट्रेट था, किसी में मतलब बॉल बॉल था तो बॉल पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट था तो स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, और क्रॉस में बना हुआ था तो उसका जो हमारा हो गया था क्रॉस पिन हैमर। लेकिन इसके जो है दोनों फ्लेस यानी कि फेस फ्लैट होते हैं। इसका प्रयोग बारीक कामों के लिए किया जाता है। मतलब उनका जो है हल्के वगैरह कार्यों के लिए इसका जो बारीक कामों के लिए यूज होता है। आमतौर पर ब्लैक स्मिथी मतलब जो लोहारी गिरी के जो काम होते हैं। और मतलब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, मतलब स्लेज हैमर का जो आपको पता होगा भारी कामों के लिए करते हैं। और इसका वजन जो है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है भाई, ये चीज़ आपको जो नोट कर लेनी है। इसका जो भाई 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। जैसे हमारे हैंड हैमर बड़े थे उनकी रेंज जो है 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होती थी। लेकिन जो हमारा घन होता है इसकी जो है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक ये बने होते हैं। और वज़न के अनुसार इनके हैंडल की लंबाई 700 mm से 900 mm तक होती है, मतलब वज़न के अनुसार होती है। जैसे ये हमारा जो है स्लेज हैमर के जो चित्र बना हुआ है, मतलब जैसे इनके जो है दोनों फेस फ्लैट दिख रहे होंगे आपको। मतलब ऐसा नहीं किसी में जो भाई बॉल पिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, दोनों मतलब फ्लैट होते हैं, मतलब दोनों ओर से आप चोट लगाकर काम कर सकते हो। जैसे ये हमारा बना हुआ भाई स्लेज हैमर, और ये होता है भाई हमारा सॉफ्ट हैमर। इसके जो फेस भी जो फ्लैट होते हैं। सॉफ्ट हैमर का यूज़ क्या होता है भाई, जैसे आपको गाड़ी वगैरह में कोई डेंट वगैरह पड़ जाते हैं तो मतलब दूसरे हैमर का यूज़ करेंगे तो भी उसमें जो निशान पड़ जाएंगे। इसलिए जो हम सॉफ्ट हैमर का यूज़ करते हैं ताकि निशान वगैरह नहीं पड़े। तो सॉफ्ट हैमर हमारे नाम से पता चल रहा होगा, सॉफ्ट है तो मतलब सॉफ्ट चीज़ें के बने होंगे, जैसे लकड़ी वगैरह के बने हो सकते हैं, रबड़ वगैरह के, प्लास्टिक वगैरह के जो बने हो सकते हैं। मतलब रबड़ लकड़ी मतलब प्लास्टिक वगैरह के जो हमारे हैमर बने होते हैं वे होते हैं हमारे सॉफ्ट हैमर। जैसे ये हमारा गया भाई सॉफ्ट हैमर। तीसरा ये वही बता होगा भाई, ये नरम धातु के बने होते हैं जैसे पित्तल, तांबा, लेड, प्लास्टिक और कठोर लकड़ी। इसका प्रयोग जो फिनिशिंग पार्ट को चोट लगाने के लिए किया जाता है। तो पहले से मतलब वही बात है, लकड़ी के बने मतलब ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखने भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लकड़ी के जो है हैमर बने होते हैं उनको जो मैलेट बोलते हैं। आपको ये जो स्टार बनाकर जो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। जो लकड़ी के बने होते हैं उसको जो हम मैलेट बोलते हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट भाई हमारा पावर हैमर। पावर हैमर अभी तक तो जो हमारे हाथ से जो यूज होने वाले जो हैमर पड़े हैं, और पावर हैमर का जो हम यूज जो है बिजली की मोटर द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोड वगैरह को फोड़ते हैं मतलब, तो उसके लिए जो हम पावर हैमर का जो है यूज करते हैं। मतलब इसके द्वारा बिजली की मोटर के द्वारा इसको जो है चलाया जाता है। जब मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन के लिए जो है पावर हैमर का यूज किया जाता है। तो ये हमारे हो गई भाई हैमर वगैरह भी पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे भाई वी ब्लॉक के बारे में। तो वी ब्लॉक क्या होता है भाई, वी ब्लॉक भी जो हमारा एक मार्किंग टूल है। तो वी ब्लॉक दिखा देता हूँ मैं। जैसे वी आकृति में आपको बना हुआ दिख रहा होगा, इसमें जैसे वी आकृति में एक हादसा जो है बनाया गया है, वो ये जो है कास्ट आयरन का बना होता है। इसका यूज जो हम बेलनाकार जॉब यानी कि जहाँ पर बेलनाकार जॉब रख देते हैं, तो उस बेलनाकार जॉब को सहारा देने के लिए जो हम मतलब वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं।
द मेन हमारा होता है भी बेलनाकार जॉब को सहारा देने के लिए। तो थोड़ा सा इसका थ्योरी भी हम पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग मतलब मार्किंग करते समय छोटी छोटी मतलब गोलाकार जॉब को सहारा देने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। गोल्ड रोड को क्लैंप करने के लिए तो मतलब ये चीज़ गोल्ड रोड को मतलब हमने क्लैंप करना है, और सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा उसका केंद्र बिंदु निकालना है, तो इसके लिए जो हम वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं, और यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी बॉडी पर 90 डिग्री कोण पर जो ग्रूव भी बने होते हैं, और जो क्लैंप के हुक में फिट करके के लिए आयताकार स्लॉट भी कटे होते हैं। यानी कि जहाँ पर चित्र में आपको दिख नहीं रहा, मतलब आपको बनाया नहीं हुआ, जहाँ पर इसके जो स्लॉट वगैरह भी बने होते हैं दोनों साइड में, ताकि जो जहाँ पर जो इसकी वजह से इसके जो क्लैंप कर सकते हैं हम, जहाँ पर जो वगैरह रख देते हैं, और इनकी सहायता से इसको जो क्लैंप वगैरह कर सकते हैं, ताकि ये हिले वगैरह नहीं। और मतलब इसका साइज़ जो है वी ब्लॉक का साइज़ जो हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है, मतलब तीनों चीज़ों से इसका साइज़ लिया जाता है। तो वी ब्लॉक का यूज़ वगैरह बता दिया मैंने आपको, और जो वी ब्लॉक जो है इस तरह क्या करती होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई, जैसे हमारा एक रहेगा था भाई कला हैमर। जैसे ये फिगर जो मैंने खुद अपने मतलब मैंने ही बनाया हुआ है, कल बुक में नहीं दिया होता, इसलिए मैंने खुद ही बना दिया था। मतलब कला हैमर का जो हम कील वगैरह निकालने के लिए करते हैं। जैसे इसके यहाँ पर 2 पॉइंट वगैरह से बने हुए हैं, तो इसमें जो है लगाकर जो कील वगैरह का आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने कमेंट बताना भाई ये जो है मैंने चित्र कैसा बनाया हुआ है, अच्छा आया मतलब अच्छा नहीं बना हुआ है, तो इसके बारे में बताना आपको ये चित्र आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक और रहेगा शायद, फिर ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और यहाँ पर जो हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दूसरा। तो मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरा जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई फाइल वगैरह, एक्सा वगैरह, ब्लेड वगैरह, उसमें जो हम कई चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसमें, और वो जो है थोड़ा ज़्यादा चैप्टर बड़ा है, इसलिए जो हम उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो वही वीडियो जो है मतलब 2-3 घंटे की बन जाएंगी। मतलब दूसरा चैप्टर में भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो मतलब तीसरा चैप्टर तो और बड़ा है, उसमें जो यानी कि पार्ट वगैरह में बनाना पड़ेगा वो। तो हमारा नेक्स्ट है भाई मार्किंग ऑफ टेबल, यानी कि मार्किंग टेबल होती है, तो मार्किंग टेबल के ऊपर ही जो हम सरफेस प्लेट को रखते हैं, और वहाँ पर ही जो हम मतलब मार्किंग टेबल के बारे में पढ़ते हैं हम पहले। तो मार्किंग टेबल को हम मार्किंग ऑफ टेबल भी कहते हैं। मतलब इसका टॉप जो कास्ट आयरन का रिब वाला बना होता है, इसकी ऊपरी सतह शुद्ध साइज में बनी होती है भाई, क्योंकि वहाँ पर जो है सरफेस प्लेट हमने जो है रखनी होती है, और इसकी साइड भी सरफेस प्लेट की तरह 90 डिग्री के कोण पर बनी होती है, और इसकी फ्रेम व टांगे आयरन की या ढलाई द्वारा बनाई जाती है। इसके ऊपर कास्ट आयरन के टॉप को रखा जाता है, यानी कि हमारा जो सरफेस प्लेट होती है हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है, और इस टेबल का प्रयोग बड़े आकार की जॉबों को मार्किंग करने के लिए किया जाता है, और इसके ऊपरी सतह पर इंग्रेविड की हुई होती है, यानी कुछ रेखाएं इंग्रेविड की होती है, जिनकी सहायता से जॉब की सेटिंग की जाती है। जैसे ये हमारे हमने यहाँ पर दिखाया गया है, जब यहाँ पर लाइन वगैरह बनी हुई है इंग्रेविड सेटिंग आउटलाइन, और ये हमारी जहाँ पर जैसे दिखाया गया है फ्लैट मशीन सरफेस, और बॉडी जहाँ पर होती है हमारी ये फिगर जो हमारा मार्किंग ऑफ टेबल का फिगर दिखाया गया है, जो हमारी मार्किंग ऑफ टेबल होती है। और जहाँ पर जो हमारा चैप्टर जो भाई कंप्लीट होता है, तो मैं आपको जो ये जो आपको चैप्टर मतलब आपको इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको जो कमेंट में बताना है। मैं तो भाई थोड़ा मतलब अपने अच्छी मतलब मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको भी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको जो कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे भी पता चल सके भाई मेरा पढ़ाया मतलब किसी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वैसे ही मैं भोग रहा हूँ। तो मतलब आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मतलब समझ में भी आ रहा है या वैसे ही मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ। तो मतलब आगे और सुधार करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल का अपन नाम दिया हुआ है यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल विज्ञान। तो हमारा जो वीडियो यहाँ पर मतलब दूसरा चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जो मैं आपको मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को काट कर एक वीडियो बनाऊँगा,
मतलब एक कल या परसों में जो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।